हेलो स्टूडेंट्स, गुजकेट रिवीजन राउंड में आप सबका स्वागत है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर विद इन 30 मिनट। और इस चैप्टर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो प्रीवियस ईयर में जो गुजसेट में पूछे गए होंगे क्वेश्चन और पूछे जाने की जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मीन्स गुजसेट के लिए आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होती है और कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, ऐसे क्वेश्चन की हम विद इन 30 मिनट इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान में रखने। उसमें सबसे पहला आप यदि सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते ही आपको एक टेबल दिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट के बनते हैं ना जनरली, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही सॉल्यूशन होगा। इफ सॉल्वेंट इज सॉलिड देन सॉल्यूशन इज सॉलिड, सॉल्वेंट इज लिक्विड, सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूशन गैस। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके आपको एक टेबल में एग्जांपल दिए थे, आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि सॉलिड प्लस सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल दो। देन ऑलवेज गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड प्लस सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, देन जिंक अमालगम, गैस प्लस सॉलिड। तो ये जो टेबल था ना, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट एवरी ईयर बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको बोर्ड में या गुजसेट में या कहीं पे आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टेबल को आपको एक बार अच्छे से लर्न कर लेना है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे पूछ ले कि ZnHg कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, तो लिक्विड प्लस सॉलिड। और आपको देखिए, आई थिंक बोर्ड 2020 में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया जब तक मुझे पता है कि जिंक अमालगम, इट इज कॉल्ड जिंक अमालगम। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन जिंक अमालगम। तो याद रखना, सॉल्वेंट यहाँ पे जिंक है और सॉल्यूट मर्क्यूरी है, खास ध्यान रखना। आप ऐसा मत सोच लेना कि लिक्विड है मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी विल बी सॉल्वेंट। जिंक इज सॉल्वेंट, जनरली सॉल्वेंट को पीछे लिखा जाता है बट ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज वन ऑफ द कैटलिस्ट। तो याद रखना, जिंक इज सॉल्वेंट, मर्क्यूरी इज सॉलिड। तो क्वेश्चन ऐसा था कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉलिड इन जिंक अमालगम। तो सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे जाए और सबसे ज्यादा इसे खास ध्यान में रखना, यहीं पे कंफ्यूजन होगा। सॉल्वेंट है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है। तो ये टेबल आपको अच्छे से कर देना है। दूसरा, यदि मैं आपको बताऊं, दूसरा जो इसमें ध्यान में रखना है इस चैप्टर में, वो आपको ध्यान में रखना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में भी आपको सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए नंबर 2 पे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। आपको मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख दूँ कि नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर। कंपाउंड में जितने OH ग्रुप होंगे उतना ही वो कंपाउंड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि OH ग्रुप फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो कंपाउंड में जितने OH ग्रुप उतना ही वो कंपाउंड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये ग्लूकोज। हम एक इसे अरेंज करें तो ग्लूकोज, देन ग्लिसरॉल, देन इथिलीन ग्लाइकोल, देन इथेनॉल। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको ये 4 नाम दे दिए और पूछ लिया है कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो क्या करेंगे, ग्लूकोज में आपको पता है, बायोमोलिक्यूल्स में आपने देखा है, देयर आर 5 OH ग्रुप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। ग्लिसरॉल आपको पता है ना, ग्लिसरॉल इज प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। बस यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो लोग ने ये नहीं बोला होगा कि प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल बोल देते तो आपको पता चल जाता कि 3 OH ग्रुप, बट दे हैव टोल्ड यू ग्लिसरॉल मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, दैट इज 3 OH ग्रुप। इथिलीन ग्लाइकोल इज इथेन 1 2 डायोल, इथेन 1 2 डायोल, 2 OH ग्रुप, एंड इथेनॉल ऑब्वियसली 1 OH ग्रुप। तो आपको ये एग्जाम्पल इसलिए याद रखना है कि ग्लिसरॉल के नाम से पूछा जाता है और ग्लिसरॉल मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो आप इसे ऐसे ही याद रख लेना, इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। अदरवाइज आपको टेट्राओल और पेंटाओल बोला है तो आपको पता चल जाएगा कि पेंटाओल मीन्स 5 OH ग्रुप, टेट्राओल मतलब 4 OH ग्रुप। सो जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप ज़्यादा उतना ही वो कंपाउंड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा।
दैट इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर। तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे दूसरे हम कुछ पॉइंट्स भी देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपने डिफरेंट यूनिट देखे थे कॉन्सेंट्रेशन के, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फिर पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू वॉल्यूम, और फिर कुछ थे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे एक फॉर्मालिटी भी मैं लिख देता हूँ, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू मास, पार्ट्स पर मिलियन बाय मास टू मास। तो ये सारे यूनिट आपने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखे थे। इसमें से आपको क्या याद रखना है, इसमें से आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, और याद रखना लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जे में भी था कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो दिस ऑल टेम्परेचर डिपेंडेंट, दे डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उससे टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है, क्योंकि आपने ये सब का फॉर्मूला देखा होगा, देर आर, ये सब के फॉर्मूला में देर इज़ नो वॉल्यूम। इसके फॉर्मूला में, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसके फॉर्मूला में मास होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज मास डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर बट वॉल्यूम चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सबके फॉर्मूला में, ये सबके फॉर्मूला में वॉल्यूम है नीचे, मोलारिटी में आप नीचे यहाँ पे वॉल्यूम लिखते थे, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम है दे ऑल विल चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। और ये सबके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं है बट मास है, तो मास वाले जो होंगे वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये खास याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, आपको ऐसे पूछ ले कि मोलारिटी को इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या डेंसिटी की ज़रूरत होगी, तो नहीं, आप इसे किस में भी अंदर कन्वर्ट कर ले, डेंसिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या फिर इसे इसमें कन्वर्ट कर ले, डेंसिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम है, सब में वॉल्यूम है, बट इसमें से किसी को भी इसमें कन्वर्ट करना है या तो इसमें से ऊपर कन्वर्ट करना है किसी को भी, देन डेंसिटी इज रिक्वायर्ड कंपल्सरी, बिकॉज वॉल्यूम है, इसमें मास है, तो वॉल्यूम टू मास जाना होगा। क्या मैं आपको बोलूं मोलारिटी टू मोलारिटी डेंसिटी रिक्वायर्ड, यस, मोलारिटी टू नॉर्मलिटी, यस, यहाँ से यहाँ पे यस, डेंसिटी ऊपर टू ऊपर नीचे करने के लिए आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट इज, ये सब जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और जो सब है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में जो आपको याद रखना है वो है टेम्परेचर का रिलेशन। हेनरीज लॉ में आपने क्या देखा था, प्रेशर इज डायरेक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट इज P इज इक्वल टू KH इनटू X। यहाँ पे जो हमें याद रखना है ये वाला रिलेशन, कि आपको पता है गैस को आप जब लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तब टेम्परेचर, मतलब इसे हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस बाहर चला आता है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो गई, गैस बाहर निकल गया। तो हमने एक रिलेशन देखा था इस चैप्टर में कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब हीट करने से, आप सोडा वाटर को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस बाहर बबल आउट हो जाएगा। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। नाउ KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज द रिलेशन, KH इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज। और आपको तो पता है कि टेम्परेचर इज इनवर्स, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो KH और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज इसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 गैस है, चारों के KH की वैल्यू दी है और बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल बी हाईएस्ट सॉल्युबल इन वाटर, या तो फिर अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो द गैस हैविंग लोएस्ट वैल्यू ऑफ KH विल बी हाईएस्ट सॉल्युबल, बिकॉज KH की वैल्यू ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, KH की वैल्यू कम, देन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। सो इट इज़ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये रिलेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले तो आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब दी सॉल्यूशन विच फॉलोज दी राउल्ट्स लॉ एट ऑल द टेम्परेचर,
किसी भी टेम्परेचर पे और किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे राउल्ट लॉ को जो फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसकी डेल्टा एच 0 होती है, डेल्टा वी 0, ये सब आपने देखा है। फिर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है उतना ही सॉल्वेंट के बीच में होता है। बस मेन इंपॉर्टेंट हाउ टू आइडेंटिफाई दी आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसे होते हैं पता है? एक जैसे होते हैं, मतलब बेंजीन प्लस टॉल्विन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन ही बनेगा, क्योंकि बेंजीन सेम है और इसमें कहाँ ज़्यादा डिफरेंस, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट देखने में एक जैसे है तो वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। दे आर सेम, बोथ आर हाइड्रोकार्बन, कुछ डिफरेंस नहीं है, मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, बट ऑब्वियसली बोथ आर हाइड्रोकार्बन। फिर मैं ऐसे लिख दूँ, देखिए क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, तो ये भी सेम है, कहाँ डिफरेंस है? बेंजीन सेम, क्लोरीन ब्रोमीन सेम ग्रुप, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बोथ बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। फिर SiCl4 प्लस CCl4, क्लोरीन सेम, सिलिकॉन एंड कार्बन सेम ग्रुप, सिलिकॉन कार्बन सेम ग्रुप, क्लोरीन सेम। देन हेक्सेन एंड हेप्टेन, तो देखिए हेक्सेन हेप्टेन और दोनों एन टाइप के आइसोमर है, एक ही कार्बन का डिफरेंस है, तो देखने में जो सेम जैसे होंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। अब मैं आपको ऐसा बोल दूं क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोबेंजीन, देन इट इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, बिकॉज नाइट्रो इज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप, सो इट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखने में सेम हो गए वो आइडियल सॉल्यूशन हो गए। नाउ वी डिस्कस अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो द राउल्ट लॉ एट ऑल द टेम्परेचर एंड ऑल द कॉन्सेंट्रेशन, दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में फिर दो टाइप की, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन। ये सब क्राइटेरिया आपको पता है, आपने देखे भी होंगे चैप्टर में, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर, इसमें सब ग्रेटर देन होते हैं। attraction between solute and solvent, not plus, and solvent is greater than the attraction between solute and solvent. Main thing is example, खास याद रखना, example of positive deviation and example of negative deviation, it is the very important। तो एग्जाम्पल के साथ आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ओके, तो नेक्स्ट इज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? द सॉल्यूशन विच बॉइल्स विथ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब पहले क्या होता था, आप इथेनॉल और वाटर को बॉईल करते तो क्या होता है, वो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री, तो इथेनॉल पहले बॉईल होकर चला जाता और फिर वाटर जाता, मतलब इथेनॉल प्लस वाटर के मिक्सचर को बॉईल करने से पहले इथेनॉल चला जाएगा और बाद में वाटर जाएगा। बट एजियोट्रॉप में ऐसा नहीं होता, दोनों साथ में जाते हैं बॉईल होते वक्त भी, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे बनता है, तो कुछ फिक्स प्रपोर्शन में दो कंपोनेंट को लेने से बनता है। दो टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। और मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होता है, इट शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या एग्जांपल थे, 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर का सॉल्यूशन। और इसके एग्जांपल में क्या था, 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। तो ये दो एग्जांपल आपको खास याद रखने। ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इट इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसे नोट कर लीजिए आप। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज चैप्टर का नाम ही वही है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बेस पे जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इस चैप्टर में हमारे लिए कौन कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड यूरिया। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड यूरिया। ग्लूकोज का मोलर मास 180, इसका 342 था और इसका 60। C6H12O6 सेम मोलिकुलर फार्मूला। सुक्रोज 342, यूरिया 60, C12H22O11, NH2CONH2। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, तो जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है या तो जिसका एसोसिएशन भी नहीं होगा।
ऐसे कंपाउंड जिसे वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में डिसोसिएशन भी नहीं होगा और उसका एसोसिएशन भी नहीं होगा। मीन्स इसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जैसा है वैसा ही अंदर रहेगा, बाहर C6H12O6 है तो अंदर भी वही रहेगा, देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सो हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में इतने नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बाकी तो देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दे अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब उसका डिसोसिएशन भी हो सकता है या तो एसोसिएशन भी हो सकता है। उसमें फर्स्ट डिसोसिएशन वाले कौन कौन से थे, तो सॉल्ट, जनरली सॉल्ट होते हैं NaCl, FeCl3, Na2SO4, K2SO4, ये सब एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, C6H5OCOOH। और एसोसिएशन वाले कौन थे, तो हमारे सिलेबस में एसोसिएशन का मतलब क्या है, देखिए NaCl वाटर में गया तो उसका क्या होता है, अंदर जाके Na+ एंड Cl-, दैट इज डिसोसिएशन। और एसोसिएशन का मतलब होता है कि जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करें या तो फिर बेंजोइक एसिड को, बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व इन बेंजीन, तब क्या होगा, दो एसिटिक एसिड, इसमें डिसोसिएशन हो रहा था, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बाहर जब थे तब दो थे, अंदर जाके दोनों कंबाइन होकर एक बन गए, मीन्स दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो अंदर जाके पूरा एक बन गए, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो ऐसे हमारे सिलेबस में एसोसिएशन होने वाले दो है, एसिटिक एसिड इन बेंजीन और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको कंपाउंड देखते ही वो तो पहले वो पता चल जाना चाहिए कि वेदर इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट, तभी आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट 3 ही याद रखना है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तो सेम है, सुक्रोज, यूरिया। इलेक्ट्रोलाइट में बाकी सारे इसे 3 को छोड़ के, और उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन कैसे याद रखे, तो एसोसिएशन याद रख लो, एसिटिक एसिड इन बेंजीन एसोसिएशन, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एसोसिएशन होता है। और एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करे तो उसका क्या होगा, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन तो ये दोनों का ही होगा, और कब, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन बेंजीन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। इसे लेके ही हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो दी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, थर्ड क्या था, डेल्टा TF, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। दे ऑल आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपको MCQ पूछ लिया जाए, 3 ऑप्शन दिए और चौथे में ऐसा दिए कि वेपर प्रेशर, देन वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर, ओनली वेपर प्रेशर इज नॉट colligative property. Colligative property means the property which depends upon number of particle. इसका फॉर्मूला क्या था, P0 minus P अपन P0 is equal to N2 अपन N1 plus N2 delta TB, इसका क्या था, KB into M. What is M? M is molality. इसका क्या था, KF into M, pi is equal to CRT. C means molarity, N by V मोल पर लीटर, मोल मतलब वेट, WRT अपन MV। ये सब का एप्लीकेशन क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। इसमें से ये जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, पॉलीमर का मान लो मुझे मोलिकुलर मास फाइंड करना है पॉलीमर का, देन आई कैन यूज ओनली एंड ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर to determine the molecular mass of polymer. We can use only this colligative property, osmotic pressure. बाकी किसी भी के molecular mass के लिए आप चारों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बट आप पॉलीमर का molecular mass फाइंड करना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको पूछ लिया जाए कि विच colligative property is useful to determine the molecular mass of polymer, then only osmotic pressure. And what is the application of colligative property? To determine the molecular mass. All these 4 can be used to determine the molecular mass of any compound except polymer. Polymer जैसे लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल का मोलर मास यहाँ से डिटरमाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं है ना, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, तो सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट को,
इलेक्ट्रोलाइट को आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपका मोलार मास रॉन्ग आएगा और उसे हम बोलेंगे एब नॉर्मल मोलार मास। रॉन्ग आएगा। यदि आपको राइट मोलार मास लाना है तो इसके आगे आपको आई लगाना होगा। आपने देखा था आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर। यदि आई नहीं लगाया तो आपका मोलार मास रॉन्ग आएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते। आई क्या था, वांट ऑफ फैक्टर। तो अगेन आई में से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। आई इज वांट ऑफ फैक्टर, क्या था, नॉर्मल मोलार मास अपन एबनॉर्मल मोलार मास, और इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिखते थे नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। NaCl जब बाहर है, अभी अभी NaCl में कितने पार्टिकल, एक बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल है नीचे, और जैसे ये पानी में जाएगा तो ये कितने बन जाएंगे 2। तो ये आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से कितने हो जाएंगे 2। तो I विल बी 2। इसमें अभी कितने हैं, एक पूरा 1 है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अंदर जाके 3 क्लोरीन और एक फिर 4 होने वाले, मतलब 4 बाय 1 दैट इज 4। मतलब डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन जब होगा ना डिसोसिएशन, तब आपका I ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा। खास याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। आपको पूछ ले कि इसके लिए I क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इसके लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के लिए आप सोचो, एसोसिएशन में क्या होता होगा, एसिटिक एसिड जब बाहर थे ना, बाहर बिफोर एसोसिएशन, तब 2 थे एसोसिएशन ये, बट अंदर जाके दोनों में से एक बन जाते कंबाइन होके। मतलब बिफोर वो 2 थे बिफोर एसोसिएशन, बट अंदर जाके एसोसिएशन होके वो दोनों एक बन गए, मतलब 0.5 आया। तो जब जब एसोसिएशन होता है, खास याद रखना, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू आपको मिलेगी लेस देन 1, और एसोसिएशन I इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आपको पूछे एसिटिक एसिड जब बेंजीन में जाएगा तब I कितना होगा, लेस देन 1। बेंजोइक एसिड बेंजीन में होगा तो I लेस देन 1। ये सब का I ग्रेटर देन 1। या तो फिर ऐसे पूछ ले कि डिसोसिएशन के लिए I कितना होता है, ग्रेटर देन 1 एसोसिएशन के लिए, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना होगा, I इज इक्वल टू 1, बिकॉज उसका तो कुछ होने वाला ही नहीं है। डिसोसिएशन से पहले भी एक पार्टिकल था, अंदर जाके भी वो एक ही रहने वाला है। नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन। सो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट I इज ऑलवेज 1। सो इट इज ऑल अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेके आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो हम देखने जा रहे हैं ना रिलेशन, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो अभी हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव में और आपके गुस सेट में और बोर्ड में जनरली MCQ जो बनते हैं वो इस रिलेशन के बेस पे बनते हैं। सो दिस रिलेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्यूट डिसोल्व करते तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज उतना वेपर प्रेशर डिक्रीज, और फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता था, डिप्रेशन। अच्छा, ऐसे पूछ ले तो ऐसे एक रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे वेपर प्रेशर का लोअरिंग होता जाएगा, और जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ज्यादा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो याद रखना, इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बेस पे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें सबसे पहला ऐसा लिखा है कि 0.1 मोलल ग्लूकोज, 0.1 मोलल NaCl, 0.1 मोलल एसिटिक एसिड इन वाटर। कुछ नहीं बोला तो वो वाटर में ही होगा ऑब्वियसली। 0.1 मोलल Na2SO4, 0.1 मोलल K4
FeCN6 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इन बेंजीन। आपको इसके फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या वेपर प्रेशर के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब अरेंज दिस कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कुछ भी इसमें से पूछ ले, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आप देखिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले कितनी है, सबकी 0.1, जो भी दी आप लिख देंगे, सबकी 0.1 मोलर है। अब देखिए ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसका डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा नहीं, तो अंदर जाके वो जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं, मतलब 0.1 का 0.1 ही रह जाएगा वो। इसका क्या होगा, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ये इसमें कितने पार्टिकल है, 2, तो अंदर जाके वो 2 होने वाले हैं, तो 0.1 के डबल हो जाएंगे, मतलब इट बिकम्स 0.2। इसे अभी छोड़िए, इसमें से कितने होने वाले हैं, 2 सोडियम और 1 SO4, 3 पार्टिकल अंदर जाके होने वाले हैं, तो इसके 3 टाइम हो जाएंगे 0.3 सॉरी। इसमें कितने पार्टिकल हो गए, देखिए 4 पोटेशियम और 1 ये। इसे यहाँ से अलग नहीं करना है ना, इट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे अलग होगा सेपरेट। 4 पोटेशियम एंड 1 दिस, सो टोटल 5 आयन, तो इसमें जाके उसके 5 टाइम हो गए, इट बिकम्स 0.5। और ये एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मतलब 2 में से 1 हो जाएगा, 4 में से 2 हो जाएंगे, जितने होंगे उसके हाफ हो जाएंगे, जितने पार्टिकल्स होते हैं उसके हाफ। तो 0.1 था तो उसकी डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे, दैट इज 0.05, इसके हाफ हो जाएंगे, दैट इज 0.05। अब इसका क्या होगा, एसिटिक एसिड बेंजीन में एसोसिएशन करता है, बट एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएशन। एसिटिक एसिड है ना, इट डोनेट्स H+, तो यहाँ से अलग हो गए 2 पार्टिकल, तो 2 तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, बट आपको पता है ना ये डबल हो गए। बट क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने देखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक, मतलब ये होने चाहिए थे 2 पार्टिकल, बट पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा। वीक किसे बोलते हैं, जिसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो, मतलब डबल ये पूरा 2 नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा थोड़ा कम मिलेगा, मतलब ये पूरा 0.2 नहीं होगा, 0.2 से कम, समथिंग 0.15 या 0.1213 होगा, मतलब इससे कम होगा, इससे ज़्यादा, सॉरी इससे कम रहेगा वो, क्लियर। और इससे ज़्यादा, ये खास ध्यान में रखना है, दोनों में सेम पार्टिकल है, तो क्या कंपेयर करना है, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक। ये वीक है, इसे आप 0.2 कर सकते, बट ये वीक था इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसे अब ये सबको आप देखिए ये सब में से सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी, 0.5, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। तो हम बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का यदि कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर 5 नंबर का है। फिर सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम यहाँ पे है 0.3 वाला 4 नंबर, देन 0.3 के बाद में 0.2 वाला 2 नंबर, देन 0.2 के बाद में ये है 3 नंबर 0.15 वाला, देन उसके बाद में ये है 1 नंबर 0.1 वाला, फिर उसके बाद में ये है सबसे कम 5 नंबर। ये हो गया ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट पूछते तो इसका अपोजिट होता, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम, जिसकी ये मेरा मिस्टेक है, यहाँ पे 6 नंबर आएगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम उसका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम, फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम। सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। आपको ऐसा पूछा कि हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस में होगा, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा उसमें हाईएस्ट डिप्रेशन। और मान लो कि आपको ऐसे बोला है कि पॉइंट ये आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे करना है, कितने पार्टिकल बनते हैं। अब देखिए मैं आपको ऐसा ही इसके साथ एक और लिख दूँ यहाँ पे कि 7 नंबर
1 मोलल MgCl2 and 8 number 0.1 मोलल यूरिया। अगेन यूरिया इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो अंदर जाके उसका तो कुछ होने वाला ही नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। और 0.1 मोलल MgCl2 0.1 थे और अंदर जाके कितने पार्टिकल बनते 3, तो इट बिकम्स 0.3। अब देखिए इसमें से आपको पूछा है कि कौन कौन से सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक मतलब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम, जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। तो आप यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, फाइनल आंसर देखना। ये देखिए ये 0.3 है और ये भी 0.3, सो बोथ दीज आर आइसोऑस्मोटिक। और ये देख लेना, ये ऐसे ऐसे आपको कोई पूछ ले कि 0.2 मोलल ग्लूकोज एंड 0.1 मोलल ग्लूकोज NaCl क्या आइसोऑस्मोटिक हो सकते, तो यस, बिकॉज इसके तो डबल होने वाले हैं ना, इट बिकम्स 0.2, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो तो वही रहने वाला है, सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सो दिस बोथ आर आइसोऑस्मोटिक। तो आइसोऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपने देखे है ना। सो इस रिलेशन के बेस पे सबसे ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी है कि एक MCQ आपको मिल सकता है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट थिंग इज टू बी रिमेंबर इज, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर वाला थोड़ा याद रखना है, ऑस्मोसिस वाला फिनोमिनन। ऑस्मोसिस में जनरली क्या होने वाला है, ऑस्मोसिस मान लो यहाँ पे आपको बोल दिया है कि इट इज़ अ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ FeK4FeCN6 और यहाँ पे 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 है। 0.1 नहीं, यहाँ पे 0.2 कर देता हूँ। और आपको बोला है कि ये K4FeCN6 जो भी है, हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, और FeCl3 जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे रेड कलर बनने वाला है, मान लो ऐसा बोला है। तो रेड कलर कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दिया है। तो याद रखना, आप क्या सोचेंगे, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ पे होता है, ऑस्मोसिस फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सोचेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, इसकी हायर, मतलब ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये दोनों यहाँ पे आके मिल जाएंगे, तो ये बीकर में रेड कलर बन जाएगा। बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ रेड कलर, बिकॉज ऑस्मोसिस में सिर्फ किसका फ्लो होता है, ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ही फ्लो होगा, मतलब वाटर ही जाएगा, ये दोनों तो अपनी जगह पे ही रहेंगे। सो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट का। और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था आपका सॉल्यूशन चैप्टर। इतने जो टॉपिक आपको बताए उसे खास रिवाइज करना है। इट डजेंट मीन कि आपका पेपर इसमें से ही बनने वाला है, बट इट इज़ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। और आपको पूरा NCERT का टेक्स्ट बुक एक बार रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट। और जब तक आपके पास यदि पेपर अवेलेबल है पुराने, मतलब प्रीवियस ईयर के गुजसेट के, या तो फिर गुजरात बोर्ड के पेपर्स, उसके MCQ भी आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा।